मोहन राकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आज हम इसी की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और क्या दुनिया है। हाँ, हमारे पास स्रोत के तौर पे खुद नाटक की पटकथा है और हम इसके पहले अंक को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद सिर्फ कहानी जानना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ये समझना है कि प्रेम, कला और महत्वाकांक्षा, इनकी जो कश्मकश है, उसे ये नाटक कैसे दिखाता है। और ये सब हम देखेंगे महाकवि कालिदास और उनकी प्रेरणा मल्लिका के रिश्ते के जरिए। और इसकी शुरुआत ही मतलब कमाल की है। पहला दृश्य, पर्दा उठता है और सामने एक साधारण सा पहाड़ी घर है, लेकिन माहौल असाधारण है। आषाढ़ का महीना, आसमान में बादल गरज रहे हैं, जोरों की बारिश हो रही है। हाँ, और इसी तूफानी मौसम में पूरी तरह भीगी हुई मल्लिका घर में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें भी हैं और एक अजीब सी, एक अलग ही खुशी भी। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये पूरे नाटक का सार है एक तरह से। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और मल्लिका के मन का मौसम एक ही है। बाहर भी बारिश, अंदर भी भावनाओं की बारिश। बिल्कुल। और यही इस नाटक की सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो एक जिंदा किरदार है। आषाढ़ की यह पहली बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। तो ये क्या है? ये मल्लिका के मन का उल्लास है, कालिदास के लिए उसके प्रेम का प्रतीक है, और साथ ही ये उस भावनात्मक तूफान का संकेत भी है जो आगे आने वाला है। तो ये जो बारिश और उल्लास का माहौल है, ये मल्लिका के अंदर की दुनिया को दिखाता है। पर इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। उसके आसपास ऐसे किरदार हैं जो इस पूरी कहानी को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। सबसे पहले तो उसकी माँ अंबिका। हाँ, अंबिका। जो जमीन से जुड़ी हुई एक यथार्थवादी स्त्री है। जहां मल्लिका भावनाओं और कल्पना की दुनिया में जीती है, वहीं अंबिका को जीवन की कठोर सच्चाई दिखती है। वो कालिदास के साथ मल्लिका के रिश्ते को मतलब शक की नजर से देखती है। उसे लगता है कि ये रिश्ता मल्लिका को दुख देगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। उन दोनों के बीच का एक संवाद इस टकराव को बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ, वो संवाद जहां अंबिका कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना है और आत्मप्रवंचना। कितना तीखा लेकिन सच्चा लगने वाला वाक्य है। वो मल्लिका को उसके सपनों की दुनिया से बाहर खींचकर असलियत दिखाना चाहती है। उसे डर है कि ये भावनात्मक रिश्ता मल्लिका को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इस नाटक को जो चीज़ खास बनाती है वो यही संवाद है। लगते बहुत आम बोलचाल के हैं, लेकिन मतलब बहुत गहरा होता है। हाँ, अंबिका और मल्लिका की बातचीत में जो तनाव है, वो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके बीच की खामोशी में भी महसूस होता है। मोहन राकेश ने यहाँ यथार्थवाद को एक क्या कहते हैं नए स्तर पर पहुंचाया था। ये मेलोड्रामा नहीं, किरदारों के अंदर का सच था। और इस माँ बेटी के तनाव के केंद्र में है कालिदास, गांव के कवि जो अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बड़ी पहचान नहीं मिली है। उसका प्रेम। और फिर एक चौथा कौन भी है? विलोम। हाँ, विलोम। गांव का ही एक व्यक्ति जो शायद मल्लिका को पसंद करता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो कालिदास की प्रतिभा को भी चुनौती देता है और मल्लिका के प्रेम पर भी सवाल उठाता है। वो एक तरह से वो कड़वा सच है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, पर जो हमेशा मौजूद रहता है। तो एक तरफ मल्लिका का आदर्शवादी प्रेम, दूसरी तरफ अंबिका का यथार्थवाद और तीसरी तरफ विलोम का सिनिकल नजरिया। कालिदास इन तीनों के बीच खड़े हैं। वाह! तो ये किरदारों का एक पूरा संसार है जो भावनाओं, उम्मीदों और डर से बुना हुआ है। और इसी शान से दिख रहे गांव के जीवन में एक बड़ी हलचल होती है जब उज्जैनी से कुछ राज कर्मचारी वहां पहुंचते हैं। हाँ, और उनके आने का अंदाज भी नाटकीय है। राजपुरुष दंतुल एक घायल हिरण के बच्चे को गोद में उठाए कालिदास के घर पहुंचता है और सीधे कालिदास पर आरोप लगाता है कि उन्होंने इस हिरण पर बाण चलाया है। जबकि सच तो ये है कि कालिदास ने उस हिरण को बचाया है किसी और के बाण से। यहाँ जो बहस होती है वो बहुत दिलचस्प है। दंतुल कहता है कि ये हिरण उसकी संपत्ति है क्योंकि उसने इसका शिकार किया है। और इस पर कालिदास का जवाब बहुत गहरा है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, ये पार्वत्य भूमि की संपत्ति है दंतुल, और हम इस पार्वत्य भूमि के निवासी हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक हिरण का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये एक तरह से कला के स्वभाव पर ही बहस है। दंतुल हर चीज को संपत्ति के तौर पर देखता है जिस पर अधिकार जमाया जा सकता है। वो राज्य की उस शक्ति का प्रतीक है जो हर चीज को खरीदना या उस पर कब्जा करना चाहती है। और कालिदास कला और प्रकृति की स्वतंत्रता के प्रतीक है।
वो कहते हैं कि यह हिरण इस पहाड़ी जमीन का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो यही बात कला पे भी लागू होती है। हाँ बिल्कुल। क्या एक कलाकार की रचना सिर्फ उसकी अपनी होती है या उस समाज और प्रकृति की भी जिसने उसे बनाया है? कालिदास का ये संवाद दंतुल के सत्तावादी नजरिए को सीधी चुनौती देता है। और यहीं ये राज खुलता है कि ये राज कर्मचारी असल में वहां क्यों आए हैं। हाँ, दंतुल बताता है कि उज्जैनी के सम्राट ने कालिदास की रचना ऋतु संहार पढ़ी है और वो उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। और उन्होंने कालिदास को उज्जैनी बुलाया है, उन्हें सम्मानित कर राजकवि का पद देने के लिए। अब देखिए द्वंद्व कैसे गहरा होता है। एक तरफ राज्य का प्रतिनिधि दंतुल है जो प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है, और दूसरी तरफ वही राज्य कालिदास की कला को सम्मानित कर उसे एक तरह से अपना बनाना चाहता है। तो मतलब सम्राट कला को खरीदना चाहते हैं, उसे राज सम्मान का तमगा देना चाहते हैं। हाँ, पर कालिदास को डर है कि ऐसा करने से उसकी आत्मा मर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे वो हिरण दंतुल के बाण से मर जाता। यहीं से नाटक का असली संघर्ष शुरू होता है। ये खबर सुनकर मल्लिका की जो प्रतिक्रिया है वो देखने लायक है। वो तो खुशी से मतलब पागल हो जाती है। अपनी माँ से कहती है, माँ, राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। उसके लिए ये उसके अपने सपने के सच होने जैसा है। हाँ, उसके लिए कालिदास की सफलता ही सब कुछ है। वो उनके सम्मान में अपना सम्मान देखती है। उसका प्रेम उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अंबिका का डर सच होता दिख रहा है। उसे इस सम्मान में अपनी बेटी का अकेलापन और भविष्य का अंधेरा साफ नजर आता है। पर यहाँ मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है। किसी भी कलाकार के लिए राजकवि बनना तो सपने के सच होने जैसा होगा। फिर कालिदास इस प्रस्ताव से इतने नाखुश क्यों हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और यही इस नाटक का केंद्र है। क्या ये सिर्फ गांव और मल्लिका को छोड़ने का डर है या कुछ और गहरा है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कालिदास के लिए उनकी कला इस गांव की मिट्टी, यहाँ के बादल, यहाँ के जंगल और सबसे बढ़कर मल्लिका के प्रेम से जुड़ी है। उन्हें डर है कि उज्जैनी के राज दरबार की औपचारिकता में जाकर उनकी ये रचनात्मकता, ये मौलिकता खो जाएगी। वो अपनी जड़ों से कट जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो कहते भी हैं कि ऋतु संहार की प्रशंसा उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो इस घाटी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो ये कलाकार की दुविधा है, किसकी असली जगह कहाँ है? क्या वो अपनी प्रेरणा के स्रोत के पास रहकर ज्यादा बेहतर रच सकता है, या उसे अपनी कला को बड़ा मंच देने के लिए अपनी जड़ों को छोड़ना ही पड़ता है? ये तो आज भी होता है। हाँ, जब किसी को अपने छोटे शहर और एक बड़ी एमएनसी की नौकरी के बीच चुनना पड़ता है। बिल्कुल वही दुविधा है। क्या अपनी प्रेरणा के स्रोत को खोकर पाई गई सफलता सच्ची सफलता है? कालिदास इसी कश्मकश में है, पर उन पर दबाव चौतरफा है। उनके मामा मातुल तो इस खबर से फूले नहीं समारे। गांव के लोग भी चाहते हैं कि उनके बीच का कोई व्यक्ति इतना बड़ा सम्मान पाए। लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे अप्रत्याशित दबाव मल्लिका की तरफ से आता है। हाँ, कालिदास को लगता है कि मल्लिका उन्हें रोकेगी, लेकिन वो तो उन्हें जाने के लिए मनाती है। और ये इस नाटक का सबसे मार्मिक और जटिल हिस्सा है। मल्लिका नहीं चाहती कि कालिदास जैसा प्रतिभाशाली कवि सिर्फ उसके प्रेम के लिए इस छोटे से गांव में बंद कर रह जाए। वो कहती है उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। वह अपने प्रेम का, अपने सुख का बलिदान देने को तैयार है ताकि कालिदास को वो सफलता मिल सके जिसके वो हकदार हैं। पर क्या हम मल्लिका के नजरिए को जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी बना रहे हैं? क्या उसके इस त्याग के पीछे ये इच्छा भी नहीं छिपी है कि वो एक महान कवि की प्रेरणा के रूप में जानी जाए? क्या ये अपने आप में एक महत्वाकांक्षा नहीं है? ये बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ऊपर से तो ये त्याग लगता है, पर शायद आप सही कह रहे हैं। वो सीधे तौर पर उज्जैनी नहीं जा सकती, तो वो कालिदास की सफलता का हिस्सा बनकर वहां पहुंचना चाहती है। तो उसका प्रेम महान है, पर शायद पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है। शायद नहीं, वो कालिदास के जरिए अमर होना चाहती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जाएं ताकि मैं देख सकूं कि मेरी भावना ने आपको कहाँ तक पहुंचाया है। इसमें एक गहरा स्वार्थ भी छिपा है जो मानवीय भी है। बिल्कुल। और इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच विलोम की एंट्री होती है, जो हमेशा की तरह माहौल में कड़वाहट घोल देता है। वो कालिदास पर कटाक्ष करता है और सीधे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम यहां से चले जाओगे। वो उस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है, जिसे हर कोई महसूस कर रहा है कि कालिदास शायद फिर कभी लौट कर ना आए। विलोम एक तरह से समाज की उस आवाज की तरह है जो आदर्शों के पीछे छिपी सच्चाई को बेपर्दा कर देता है। वो कालिदास की दुविधा को एक पलायन के रूप में देखता है।
उसे मल्लिका का त्याग एक दिखावा लगता है। वो उस अनकही बात को कह देता है जो मल्लिका और कालिदास के बीच मौजूद है, और अंत में मल्लिका के बार बार जोर देने पर शायद अपने मन के खिलाफ जाकर कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, और नाटक का पहला अंक इसी अनिश्चितता, उदासी और एक खामोश विदाई के साथ खत्म होता है। एक ऐसी विदाई जिसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कालिदास सही साबित होंगे और अपनी रचनात्मकता खो देंगे, या मल्लिका सही साबित होगी और वो और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे? पहला अंक इस सवाल को हवा में छोड़कर खत्म हो जाता है। तो हमने देखा कि आषाढ़ का एक दिन का पहला अंक किस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अपेक्षाओं, कला और सत्ता, प्रेम और महत्वाकांक्षा के बीच एक जटिल संघर्ष को स्थापित करता है। कालिदास की प्रतिभा उनके लिए एक वरदान भी है और एक बोझ भी, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जिस पर वो चलना नहीं चाहते। यहाँ जो मूल विचार है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपनी जड़ों, अपने आराम और एक बड़े अवसर के बीच चुनाव करना पड़ता है। ये नाटक पूछता है कि सफलता की असली कीमत क्या है, और क्या अपनी प्रेरणा के स्रोत को पीछे छोड़कर पाई गई सफलता सच्ची सफलता होती भी है या नहीं? सही बात है। और नाटक यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है, एक नींव है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जब कोई कलाकार अपनी प्रेरणा से, अपनी मिट्टी से दूर चला जाता है तो उसकी कला का क्या होता है? क्या वो और निखरती है क्योंकि उसे एक बड़ा मंच मिलता है, या वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है क्योंकि उसकी जड़ें सूख गई हैं? कालिदास का उज्जैनी में क्या हुआ, और सबसे जरूरी मल्लिका का उनके बिना जीवन कैसा बीता, ये वो सवाल हैं जो नाटक के अगले अंक अपने पीछे छोड़ जाते हैं।